Students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we discuss question answers, social and political life, civics, book के chapter 6, 7, 8. वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। ये हम जो हमारे दिसंबर एग्जाम या सेकेंड टर्म के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना। चैप्टर 6 है हमारा सिविक्स का, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ए क्राइम। पुलिस का जो रोल है, भूमिका है, वो क्या है? जो कोई क्राइम करता है उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या रोल है पुलिस का? फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। अगर उनके पास कोई कंप्लेंट आती है, शिकायत आती है किसी क्राइम से रिलेटेड, किसी अपराध से रिलेटेड, उस कंप्लेंट के लिए वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग। क्या क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन में? वो जो रिकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट है, विटनेस जो गवाह मिलते हैं उनकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करते हैं। कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, अलग अलग सबूत लिखते हैं, प्रूफ रखते हैं, इकट्ठे करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं या जो विटनेस है, उनकी जो स्टेटमेंट है, उनके बेस पर ही अपना वो ओपिनियन तैयार करती है कि क्या उसने अपराध किया है या नहीं किया है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हम करते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल राइट इन द आर्टिकल 22। तो आर्टिकल हमारे 22 के बारे में जो फंडामेंटल राइट के दिए गए हैं उसके बारे में है, यहाँ रीड करेंगे। फंडामेंटल राइट हमारे टोटल है 6 हैं। तो यहाँ हम जो आर्टिकल 22 में दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्ट पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। हमारा संविधान क्या राइट देता है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सिटीजन को? जो क्रिमिनल लॉ है, जो अपराधी कानून बनाए गए हैं, वो गारंटी देते हैं कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट होने से पहले कौन कौन से फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म दैट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्ट। यानी कि जिस टाइम उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको अपने बचाव के लिए, अरेस्ट करने के टाइम पे उसको अपने बचाव करने का राइट होता है, यानी अपने बचाव में वो अपनी कह सकता है, कुछ प्रूफ दे सकता है। सेकंड, द राइट टू बी प्रेजेंट बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, उसके रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड या कंप्लेंट होने पर उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो 24 आवर्स में, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ता है। थर्ड है यहाँ, राइट नॉट टू बी इलिटरेट और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और या इन कस्टडी। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है तो पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो उसके साथ बुरा व्यवहार करे, टॉर्चर करे, कहाँ, जहाँ कस्टडी में रखा गया है या अरेस्ट किया गया है। जब अरेस्ट किया जाता है, जब तक उसकी जो सजा फाइनल नहीं हो जाती कि उसको, उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, उसको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे पहले उसके साथ इलिटरेट और टॉर्चर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड। जो अगर व्यक्ति पुलिस के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर अपना कन्फेशन कर देता है, अपना जुर्म मान लेता है, तो उसे एविडेंस के अगेंस्ट द अक्यूज्ड, यानी कि उस एविडेंस के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ए बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से नीचे का लड़का एंड वीमेन कैन नॉट बी कॉल टू द पुलिस स्टेशन ऑन फॉर क्वेश्चनिंग। उनको न केवल क्वेश्चन करने के लिए किसी 15 साल से छोटे उम्र के बच्चे को या औरत को सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। अगर उसने अपराध किया तो उसको लाया जा सकता है स्टेशन पर। ओके, थर्ड यहाँ हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय FIR। तो यहाँ FIR का क्या मीन है? FIR होता है बेटा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दर्ज कंप्लेंट की जाती है किसी के खिलाफ, उसको बोलते हैं FIR। इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम। जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है किस चीज़ का, FIR दर्ज करवाई जाती है पुलिस के यहाँ जाकर, उसके बाद ही पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है किसकी, क्राइम की। द लॉ स्टेट दैट, जो कानून के द्वारा बताया जाता है कि कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है उसके लिए कंपल्सरी बात है कि टू रजिस्टर एन FIR। जब वो किसी FIR को दर्ज करता है
ए पर्सन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कॉन्ग्रेजुअल ऑफिस, उस व्यक्ति के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती है उनको लिखना होता है, राइट में, रिटर्न में लिखना होता है। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओनली इन राइटिंग, या तो उसको मौखिक रूप से या राइटिंग में उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उसके द्वारा दी जाती है उसको लिखने पड़ते हैं। FIR यूजुअली मेंशन द डेट, FIR में क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, डिटेल द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इवेंट, यानी उस घटना के से रिलेटेड कोई भी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जो फैक्ट हैं उन सब के बारे में, टाइम है, समय, किस जगह पर, किस तारीख को, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की जाती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन किसके बारे में, FIR के बारे में। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसकी क्या भूमिका होती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, या जो हमारा कोर्ट है उसके द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी व्यक्ति के लिए रिप्रेजेंट करता है या राज्य को रिप्रेजेंट करता है। रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बीइंग्स वन द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल है वो जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस के द्वारा उसके बाद स्टार्ट होता है। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सारे जो प्रूफ है वो इकट्ठे किए जाते हैं, उनके बेस पर ही जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके बाद उसकी रोल स्टार्ट की जाती है। फील्ड द चार्ज शीट इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर जो पुलिस के द्वारा चार्ज शीट दी जाती है किसी केस से रिलेटेड, उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर का रोल है वो स्टार्ट होता है। ही या सी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका कोई रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन करने में। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ द जज, जज का क्या रोल होता है। जज इज ए लाइक एन एम्पायर इन ए गेम, जैसे गेम के अंदर एक अंपायर होता है। कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शियली, बिना किसी भेदभाव के वो कंडक्ट करता है किसी भी केस का। इन ए ओपन कोर्ट, जब कोई ओपन कोर्ट होता है। जज हियर ऑल द विटनेस, सभी गवाहों की बातों को सुनता है जज। एंड एनी अदर एविडेंस, जो प्रूफ हैं प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस, यानी दोनों तरफ के लॉयर के द्वारा जो जो एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं उनको ध्यान से चेक करता है। जज डिसाइड वेदर द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी, तो जज के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि जो व्यक्ति को एक्यूज किया गया है निर्दोष है या नहीं है, इनोसेंट है। बेसिस ऑफ द एविडेंस, जो सबूत उसके सामने है, प्रूफ उसके सामने, उनके आधार पर वह बताता है कि व्यक्ति ने क्राइम किया है या नहीं किया है। प्रेजेंट्स, जो एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के अकॉर्डिंग क्या सजा दी जानी चाहिए, कैसे जो प्रूफ उसके मिले हैं, प्रूफ के बेस पर ही उसको कानूनों के आधार पर सजा दी जाती है। इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड द जज प्रॉम्स द सेंटेंस, अगर जो एक्यूज है, अपराधी है, दोषी पाया जाता है तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है। वो किसको द्वारा घोषणा की जाती है, जज के द्वारा घोषणा की जाती है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल क्या है। फेयर ट्रायल वाज हेल्ड ऑन ए ओपन कोर्ट, से खुले कोर्ट में लगाया जाता है। फेयर होता है कोई उचित तरह से या एकदम डिसीजन देना। फेयर ट्रायल वाज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, जो दोषी है उसके सामने ये अपराधी है उसके सामने ये फेयर ट्रायल किया जाता है। फेयर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल 21 द कॉन्स्टिट्यूशन इन अपेल, तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग लाइफ का राइट दिया गया, जीवन का अधिकार है। इसके लिए हर जो फेयर ट्रायल है, यानी व्यक्ति को जो उसने क्राइम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया तो उसको सजा नहीं मिलना चाहिए, इसका मीन है फेयर ट्रायल। नेक्स्ट हम ग्लोसरी यहाँ करते हैं। एक्यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट दिस चैप्टर दिस रेफर टू द पर्सन हु इज ट्राइड बाय ए कोर्ट फॉर ए क्राइम, यानी कि क्राइम कोर्ट के द्वारा सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो इस चैप्टर में इसके द्वारा बताया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने बचाव में जो कोशिश की जाती है उसको बोलते हैं एक्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉग्निजेबल्स। In the context of this chapter, refer to offense of which the police may arrest a person without a permission of the court. तो इसमें क्या दिखा है कि बिना किसी कोर्ट की परमिशन से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं
कॉग्निजेबल्स। नेक्स्ट हमारा क्रॉस एग्जामिन, यानी कि एक बार दोबारा किसी चीज को चेक करना, एग्जाम करना, तो इसको बोलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रेफर टू द क्वेश्चनिंग ऑफ ए विटनेस हु हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड बाय द अपोजिंग साइड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेरासिटी ऑफ हिज या हर टेस्टिमनी। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं विटनेस गवाह से, उसका एक बार दोबारा से क्या की जाती है, क्रॉस एग्जामिन की जाती है कि कहीं इसने झूठे क्या प्रूफ, जो बातें दी हैं, जो भी उसने रिपोर्ट दी है, वो वो क्या नहीं किया, झूठ तो नहीं है या फिर गलत तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट है डेस्टिनेशन। इन द context of this chapter this refer to the act of being kept in illegal custody by the police, यानी पुलिस के द्वारा। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ जो यानी कि अनुचित तरीके से कस्टडी में रखा जाए, उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। इम्पार्शियल, निष्पक्ष, किसी का पार्ट न लेना। एक्ट ऑफ बीइंग फेयर एंड जस्ट एंड नॉट फेवरिंग वन साइड ओवर अनदर, किसी एक पक्ष की तरफ न्याय न करना, यानी दोनों तरफ उचित तरीके से मामले को देखना। ऑफेंस, ऑफेंस एनी एक्ट दैट लॉ डिफेंस एज ए क्राइम, यानी कि जब जो लॉ डिफाइन है, जो अपराध किया है उसके अकॉर्डिंग जो कानून बनाए गए हैं, उसको बोलते हैं ऑफेंस, बचाव। टू बी चार्ज ऑफ ए क्राइम, किसी अपराध का आरोप लगाना। दिस रेफर टू ट्रायल जज इन्फॉर्मिंग द एक्यूज्ड इन राइटिंग टू ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही एंड सी फेस ट्रायल। चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या जाता है, किसी अपराध का आरोप लगाना, कि जो जज के द्वारा लिखित रूप से सूचित करता है, जो जज है, जो भी उसका डिसीजन होता है, उसको लिखित रूप से बताता है कि उसका जो अपराध है, उस अपराध के लिए उस पर क्या चलाया गया है, मुकदमा चलाया गया है, तो इस अपराध का आरोप लगाना कहा जा सकता है। विटनेस होता है गवाह। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दिस रेफर टू ए पर्सन हु इज कॉल्ड अपॉन ए कोर्ट टू प्रोवाइड ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट ही हैज सीन, हियर्ड और नोज। तो इस मामले के संबंध में उसने क्या देखा, क्या जाना, क्या सुना, इसके अकॉर्डिंग उसको गवाह कहा जाता है। तो ये हमारे थे कुछ ग्लोसरीज, कुछ ऐसे वर्ड जिनका हमारे लेसन से क्या है, रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग हम लेसन से वर्ड मीनिंग की तरह लगा लो, या फिलअप की तरह लगा लो, या इसको हम मैच इट में भी आपको दे सकते हैं। तो ये जो वर्ड दिया गया है फर्स्ट, इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही इसमें पूरा समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक्यूज का मतलब ये आता है द पर्सन हु इज ट्राइड बाय कोर्ट फॉर ए क्राइम, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए जो मुकदमा चल रहा है उसको बोल सकते हैं आरोपी, बोल सकते हैं। तो इसमें कॉग्निजेबल्स, इसका मतलब यहाँ शॉर्ट में दे सकते हैं एन ऑफेंस फॉर विच द पुलिस में अरेस्ट ए पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो इसमें पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की परमिशन के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। क्रॉस एग्जामिनेशन, एक दूसरे को क्या करना, क्वेश्चन पूछना, यानी कि एक बार दूसरे पक्ष वाला वकील लॉयर उसे क्वेश्चन पूछता है गवाह से, तो इस प्रकार एक दूसरा जो दोनों साइड के वकील हैं, लॉयर, जो क्वेश्चन किए जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। डेस्टिनेशन होता है हिरासत में लेना। तो यहाँ इससे है रेफर टू एक्ट बीइंग केप्ट इन इलीगल कस्टडी बाय द पुलिस, तो पुलिस के द्वारा गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। तो ये थे बातें कुछ। इम्पार्शियल में यहाँ जैसे फेयर और जस्ट नॉट फेवरिंग वन साइड, किसी एक तरफ का फेवर न लेना। ऑफेंस यानी कि अपने बचाव के लिए। लॉ डिफेंस एज ए क्राइम, जो अपराध के लिए हम क्राइम वो कानून बनाए गए, लॉ बनाए गए हैं। तो ये किसी चार्ज ऑफ ए क्राइम, अपराध की आरोप लगाना। विटनेस गवाह, तो ये आपने अच्छी तरह से देखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 6। वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से लेसन समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।